नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में अलग अलग तरह के बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके, तो आपको डिटेल्स में सभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक देखें। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए और सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, स्टेनोग्राफर का, ASO का, बहुत सारा अलग अलग तरह का पोस्ट है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इसका फुल नोटिफिकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं और अच्छे से आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये आज ही नोटिफिकेशन दिया गया है। ओके, तो आइए हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों फुल नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 1/2024 है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे तो इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके दोस्तों, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब ये परमानेंट जॉब है। ओके, तो आप लोग निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ओके, आप लोग जो ज्वेलरी वगैरह खरीदते होंगे उस पर जो हॉल मार्क होता है, आप लोग देखते होंगे कि हॉल मार्किंग है कि नहीं, तो वो इसी का काम होता है। ओके, वो जो स्टैंडर्ड जो तय करता है वो यही करता है। कौन? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। आप लोग इसमें अप्लाई करके अच्छे से प्रिपरेशन करके इसमें एक सीट अपना पक्का कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए जल्दी से आपको एक नज़र दिखा देते हैं कि इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। और यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि इसमें जॉब होगा तो कहाँ पे पोस्टिंग होगा, तो आपका पोस्टिंग इसका हेडक्वार्टर यानी कि नई दिल्ली में हो सकता है और इसके अलावा जहाँ जहाँ इसका ब्रांच होगा वहाँ पर आपका पोस्टिंग हो सकता है। ओके, तो एक वीडियो अलग से लाएंगे और आपको अच्छे से बता देंगे कि BIS का ब्रांच कहाँ कहाँ है। ओके दोस्तों, आप लोग अच्छे से देख लें कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। जो आप लोग इसका अप्लाई करना चाहेंगे वो पर्सनल असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट CAD के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, SSA के लिए और GSA के लिए, और इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट में भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, ये सब का भी वैकेंसी निकाला गया है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये सब पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, वहाँ पर आपको ये PDF दे देंगे। अदरवाइज आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लें। पर्सनल असिस्टेंट के लिए टोटल 27 वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 43 वैकेंसी है और असिस्टेंट CAD के लिए टोटल एक ही वैकेंसी है और वो UR कैटेगरी के लिए है। इसमें आप सब अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते होंगे, आप OBC, SC, ST जो भी कैटेगरी से आप होंगे, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और UR का वैकेंसी सभी के लिए होता है। ओके दोस्तों, इसके अलावा आप लोग देख लें, स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 19 पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए टोटल 128 पोस्ट है और JSA के लिए यानी कि जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए टोटल 78 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। तो अच्छा खासा वैकेंसी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे दोस्त लोग देखते होंगे कि 10,000, 20,000, 50,000 वैकेंसी होना चाहिए तो कुछ होगा, तो फिर अलग बात है। यदि आप मेहनत करते हैं, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जहाँ पे कम वैकेंसी होती है वहाँ पे अप्लाई भी कम होता है, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ पे अप्लाई भी ज़्यादा होता है। ओके, तो ज़्यादा अंतर आता नहीं है। यदि आप लोग का दिल करे तो इसका अप्लाई आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये तो हो गया वैकेंसी का बात। इसके बाद अब आप लोग देख लें इसका एज लिमिट। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए 30 ईयर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स और असिस्टेंट CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए भी 30 ईयर्स रखा गया है और ये मैक्सिमम एज लिमिट है। ओके, यानी कि ये ओनली UR के लिए और EWS के लिए है। यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज 33 ईयर्स है, तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं और आपका एज 35 ईयर्स है, तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल एज में छूट दिया जाता है। ओके, ये मैक्सिमम एज है, तो आप लोग चाहें तो इसका अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो। इसके बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दिखाएंगे। इसके बाद अब आप लोग देख लें स्टेनोग्राफर का तो 27 ईयर्स, SSA के लिए 27 ईयर्स और JSA के लिए भी 27 ईयर्स रखा गया है। यदि आप OBC हैं तो 30 ईयर्स आपका एज होगा मैक्सिमम, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST से आपका एज 32 ईयर्स है, तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जहाँ तक पे लेवल का बात है तो पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये सब लेवल 6 का जॉब है। आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा
वो 60,000 के आसपास अभी अब स्टार्ट होगा। ओके, क्योंकि डीए भी 50% से अब ज़्यादा हो चुका है, तो आपका जो स्टार्टिंग जो सैलरी होगा इन हैंड वो 60,000 के आसपास होगा। ओके, और इसके बाद स्टेनोग्राफर लेवल 4 का, एसएससी लेवल 4 का और जेएसए तो लेवल 2 का होता ही है। इसको एलडीसी भी कहा जाता है। ओके, तो यदि आप लोग चाहें तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर और एसएससी के लिए लगभग 40,000 के आसपास आपका इन हैंड सैलरी मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे होता है, एक्स सिटी में, वाई सिटी में, है ना, तो उसके आधार पे आपका सैलरी भी डिपेंड करता है। एचआरए, टीए सब अलग अलग हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आइए अब आपको बता देते हैं कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लें। यदि आप लोग पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, और शॉर्ट हैंड तो आपको आनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, है ना, जो कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए मैंडेटरी होता है। तो यदि आपके पास ये है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी ग्रेजुएट ही मांगा गया है। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जो स्किल टेस्ट होगा यानी कि टाइपिंग होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद अब आप लोग देखें असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए, इसके लिए भी बैचलर डिग्री मांगा गया है। और बैचलर डिग्री किस में होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस सीएडी में होना चाहिए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ना। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए भी ग्रेजुएट ही मांगा गया है, और आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, है ना। जो स्किल टेस्ट होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद एसएससी के लिए भी ग्रेजुएट ही मांगा गया है, और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें वर्ड से, एक्सेल से और पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और इसके बाद आ जाए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए भी ग्रेजुएट ही मांगा गया है। आप लोग हर जगह देखते होंगे, ज़्यादातर जगह 90% जो वैकेंसी निकलता है जेएसए का, उसमें ओनली 12th पास मांगा जाता है, लेकिन इसमें ग्रेजुएट मांग रहा है। ओके, तो यदि आप ग्रेजुएट हैं तभी आप जेएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में सीपीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट दोनों होगा। तो दोस्तों ये रहा इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको एज लिमिट भी बता चुके हैं। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या रखा गया है, जल्दी से आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, एसएसए के लिए और जेएसए के लिए जो सिलेबस है सेम सिलेबस है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन। इसका जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो भी 150 का होगा, और टोटल टाइमिंग 120 मिनट्स का होगा, और अलग अलग भी इसमें टाइम बांट दिया गया है ना, यानी कि सेक्शन वाइज अलग अलग आपको टाइम दिया जाएगा, और क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, और इंग्लिश का क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही होगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से देख लिए, तो सिलेबस कुछ अलग नहीं है। मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश जो एसएससी में और भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है वही सिलेबस रखा गया है, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आप जरूर अप्लाई करें। ओके, तो दोस्तों ये आपका सिलेबस हो गया, और अब आइए आपको बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है, इसका एग्ज़ाम सीटी कहाँ कहाँ होगा। आइए आपको जल्दी से बताते हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, सब कुछ आपको जल्दी से बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें, आपका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें जो अप्लाई करेंगे उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 800 होगा। और उसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं, यानी कि जो सब अभी आपको बताए हैं, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, एसओ, जेएसए, एसएसए, जो भी आपको बताए हैं वो सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 है। ओके, तो ज़्यादा इसका एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, जिस तरह से एनबीएस का, केवीएस का होता है उतना ज़्यादा तो नहीं है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप महिला हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। समझ में आ गया दोस्तों। महिला आप किसी भी कैटेगरी को होंगे, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो ये 500 एप्लीकेशन फ़ी किसके लिए है दोस्तों, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए ओनली एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। ओके, और आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब आइए आपको बताते हैं कि इसका एग्ज़ाम सीटी कहाँ कहाँ रखा गया है, इसका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा। दोस्तों यहाँ पे देखें, ये इसका एग्ज़ाम सिटी का लिस्ट है, हर एक स्टेट में एग्ज़ाम सिटी दिया गया है। आप लोग अच्छे से देख लें, आपका जो भी स्टेट है वहाँ पे किस किस सिटी में एग्ज़ाम रखा गया है, आप लोग अच्छे से देख लें।
ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, गुंटूर और विजयवाड़ा रखा गया है। बिहार के लिए ओनली पटना रखा गया है। छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर रखा गया है। गोवा के लिए पणजी रखा गया है। तो इसी तरह से आप लोग देख लें, गुजरात के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट रखा गया है। इसी तरह एक एक करके आप लोग देख लें। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे वहाँ पे आप लोग देख लें कि किस किस सिटी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि CBT मोड इसका एग्ज़ाम होगा। ओके, और अब आइए दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट डेट बताते हैं कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, कब तक होगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा। आइए आपको जल्दी से बताते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें, इसका अप्लाई 9 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर तक चलेगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में टेंटेटिव है। ओके, यानी कि ये सितंबर हो गया, अक्टूबर नहीं, नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसका चांस आप 99% रखें। ओके, तो दोस्तों लगभग जो भी जानकारी थी आपको दे दी गई है। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी आगे जानकारी होगी आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसका अप्लाई जरूर करें। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।